तो आज की इस गहरी पड़ताल में हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो असल में उन लाखों छात्रों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है जो यूपीएसआई और कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं इस मास्टर क्लास दस्तावेज के पन्ने पलट रही थी और मतलब ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है। बिल्कुल। ये इस बात का पूरा ब्लूप्रिंट है कि हिंदी के उस अहम सेक्शन को कैसे क्रैक किया जाए। पूरे 40 सवाल, 100 नंबर का वेटेज, ये कोई मजाक नहीं है। जी बिल्कुल मजाक नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी बड़ी परीक्षा को पास करने का असली रहस्य केवल ये नहीं होता कि आप कितनी किताबें रट रहे हैं। हाँ, बल्कि जब आप इस पूरे मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि परीक्षक ये देखना चाहता है कि दबाव के क्षणों में आपकी याददाश्त कितनी सटीक काम कर रही है। सही कहा। और मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा ना इस दस्तावेज में, वो ये है कि इसका फोकस इस बात पर कम है कि क्या क्या पढ़ना है और इस बात पर ज्यादा है कि क्या छोड़ना है। मतलब जो पढ़ना है उसे स्मार्ट ट्रिक्स और मेमोरी हैक्स के जरिए कैसे दिमाग में बैठाना है। एग्जैक्टली। ये जो रणनीतियां दी गई हैं, चाहे वो साहित्यिक इतिहास का काल विभाजन हो, महत्वपूर्ण पुरस्कार हो या फिर व्याकरण के वो उलझाऊ नियम, इन सबको मेमोरी हैक्स के जरिए ऐसे पेश किया गया है कि वो सीधे दिमाग में छप जाएं। क्योंकि जब परीक्षा हॉल में घड़ी की सुई तेजी से भाग रही होती है ना, तब रटा हुआ ज्ञान अक्सर धोखा दे जाता है। बिल्कुल धोखा देता है। तो ट्रिक्स की बात निकली ही है, तो चलिए नोट्स के उस हिस्से से शुरुआत करते हैं जिसने मुझे पढ़ते ही मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, वो कौन सा हिस्सा है? यह है हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक प्रथम तथ्यों की सूची। मतलब प्रथम कवि सरहपा है, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है जिसे चंदर बरदाई ने लिखा, और प्रथम कहानी इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी जी की। ये तो सीधे सीधे तथ्य हो गए। हाँ, ये सीधे तथ्य हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब आपको ऐसे 50-100 तथ्य एक साथ याद रखने हों। यहीं पर नोट्स की ट्रिक्स काम आती हैं। जैसे हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को माना जाता है, जिसके रचयिता देवसेन है। अब इसे याद कैसे रखा जाए? इसके लिए कोई ट्रिक दी है? बहुत ही अजीब सी पर बहुत सटीक ट्रिक है। 4 दिशाओं के 4 देव, मतलब देवसेन। श्रावकाचार के अंत में जो 4 आता है उसे दिशाओं से जोड़ दिया गया और रक्षक देव से देवसेन बन गया। क्या बात है! और सुनिए, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। इसकी ट्रिक है, लाला अपने निवास से निकलकर परीक्षा देने गया, परीक्षा से परीक्षा गुरु और निवास से श्रीनिवास। मुझे शुरू में लगा ये कितनी बचकानी बातें हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं अब इन्हें भूल नहीं पा रही हूं। और यही इन ट्रिक्स की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। मनोवैज्ञानिक? वो कैसे? देखिए, अगर हम कॉग्निटिव साइंस के नजरिए से बात करें तो हमारा मस्तिष्क ऐसे सूखे और नीरस तथ्यों को लंबे समय तक स्टोर करने में संघर्ष करता है। इसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं। दिमागी बोझ। बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी नीरस तथ्य को किसी विजुअल या किसी हास्यपूर्ण कहानी से जोड़ देते हैं, जैसे वो लाला जी का घर से निकलकर परीक्षा देने जाना, तो दिमाग उसे एक पैटर्न के रूप में दर्ज कर लेता है। परीक्षा के भारी तनाव में जब सीधे सीधे नाम याद नहीं आते, तब ये छोटी छोटी कहानियां अवचेतन मन से तुरंत पॉप ऑफ हो जाती हैं। ये रटना नहीं है, ये अपने ही दिमाग को हैक करना है। दिमाग को हैक करने की बात से मुझे दस्तावेज का एक और हैक याद आ गया, और वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सफर। सच बताऊं तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था। अच्छा, वो गारसादा तासी वाला तथ्य है? जी, मतलब जिस भाषा का हम इतना गहरा अध्ययन कर रहे हैं, उसका पहला प्रमाणिक इतिहास किसी भारतीय ने नहीं लिखा था। एक फ्रांसीसी विद्वान ने फ्रेंच भाषा में लिखा। गारसा द तासी, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर, और आगे जो भी फ्रेंच नाम है। पर ये कितनी अजीब बात है ना कि हमारी भाषा का पहला इतिहास फ्रांस में लिखा जा रहा था। ये भाषाई इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना है। अक्सर बाहरी लोग किसी संस्कृति या भाषा को उस नजरिया से देखते हैं या उसका दस्तावेजीकरण करते हैं जो शायद उस संस्कृति के भीतर रहने वालों को उस समय बहुत सामान्य लग रहा हो। ये सोचने वाली बात है। लेकिन नोट्स में इस सफर को बहुत अच्छे से समझाया गया है। गारसा दतासी के बाद हिंदी भाषा में पहला प्रयास शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखकर किया। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन आए, जिन्होंने न केवल इतिहास लिखा बल्कि पहली बार काल विभाजन का प्रयास भी किया।
हाँ, काल विभाजन मतलब साहित्य को अलग अलग युगों में बांटना। और नोट्स बताते हैं कि जो सबसे प्रामाणिक विभाजन है जो आज तक माना जाता है वो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इस दस्तावेज में एक बहुत बड़ा PYQ अलर्ट लाल रंग से हाईलाइट किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रैप। और वो ट्रैप है संवत और ईस्वी का चक्कर। ओहो, ये तो यूपी पुलिस परीक्षाओं का एक क्लासिक ट्रैप है। जो उम्मीदवार पहली बार परीक्षा में बैठते हैं वो अक्सर इस छोटे से गणित में उलझ जाते हैं। ये गणित काम कैसे करता है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो काल विभाजन किया था वो विक्रम संवत में था। अच्छा। उदाहरण के लिए उन्होंने आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 बताया है। अब परीक्षक बहुत चालाक होते हैं, वो विकल्प में संवत भी दे देंगे और ईस्वी यानी AD भी दे देंगे। अरे बाप रे। हाँ, और अगर छात्र ने सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा कि संवत पूछा है या ईस्वी, तो वो जाना पहचाना और रटा हुआ जवाब भी गलत कर बैठेगा। तो इस उलझन से बचने का स्मार्ट तरीका क्या बताया है नोट्स में? बहुत ही सीधा सा सूत्र है, संवत बराबर ईस्वी प्लस 57 वर्ष। बस अगर संवत को ईस्वी में बदलना है तो 57 वर्ष घटा दें और ईस्वी को संवत में बदलना है तो 57 वर्ष जोड़ दें। ये इतनी छोटी सी जानकारी है, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपके पूरे नंबर बचा सकती है। वाकई ये बहुत काम की चीज है। हिस्ट्री के सवालों में थोड़ा सा गणित। अब अगर हम काल विभाजन की बात कर ही रहे हैं तो आदिकाल के नामकरण वाला सेक्शन मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा। मुझे भी लगा। शुरू में ऐसा लगता है हर बड़े विद्वान ने इस एक काल को अपना खुद का एक अलग नाम दे दिया था। जी, आदिकाल को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहा है। और एक छात्र के लिए इतने सारे नाम और उनके विद्वानों को याद रखना तो किसी बुरे सपने जैसा है। तो यहाँ नोट्स ने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की है? फिर से वही मजेदार ट्रिक्स। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा। इसकी ट्रिक है, राम जी वीर थे, राम से रामचंद्र और वीर से वीरगाथा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा। इसकी ट्रिक थोड़ी फनी है, अंग्रेज चरणों में गिरते थे, गिरते से ग्रियर्सन और चरणों से चारण। ये बहुत ही शानदार एलिमिनेशन टेक्निक है। हाँ, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल कहा। ट्रिक है, महावीर दुश्मनी का बीज जड़ से समाप्त करते हैं। और राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल नाम दिया। इसकी ट्रिक और भी छोटी है, रस का उल्टा सर, मतलब रा से राहुल और सा से सांकृत्यायन, और उसके उल्टे में से सिद्ध और सा से सामंत। जब आप इन ट्रिक्स को सुनते हैं ना, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम्स में एलिमिनेशन मेथड कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जब 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर या पेपर पर होते हैं तो आपको पूरी थ्योरी लाइन बाय लाइन याद करने की जरूरत नहीं होती। आपको बस दिमाग में एक ट्रिगर चाहिए। जैसे ही सवाल में चारण काल दिखेगा, तुरंत वो चरणों में गिरना वाली लाइन याद आएगी और आप बिना समय बर्बाद किए ग्रियर्सन को टिक कर देंगे। और यही सेम रणनीति आदिकाल के प्रमुख रासो ग्रंथों को याद करने में भी लगाई गई है। बीसल देव रासो नरपति नाल्ह ने लिखा। ट्रिक है, कितने नर? 20 नर। परमाल रासो जगनिक का है। ट्रिक, पूरे जग की नजर परमाल पर होती है। और खुमांड रासो दलपति विजय का, दल माना ही नहीं। इन ट्रिक्स की खासियत ही इनकी सादगी में है। अब अगर हम आदिकाल की इन रणनीतियों से थोड़ा आगे बढ़ें तो नोट्स में हिंदी साहित्य का वो दौर आता है जिसे स्वर्ण युग कहा गया है, यानी भक्ति काल। जी। और किसी भी काल को स्वर्ण युग कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये वो समय था जब साहित्य महलों और दरबारों से निकलकर आम जनमानस की भावनाओं और उनके दर्शन का हिस्सा बन रहा था। और नोट्स में इस भक्ति काल को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से 2 शाखाओं में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण मतलब निराकार ईश्वर की उपासना, जहां ज्ञानाश्री शाखा के कबीरदास आते हैं, जिनकी बीजक बहुत मशहूर है, और इसी में प्रेमाश्री शाखा के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दूसरी तरफ सगुण शाखा है, जहां साकार रूप की पूजा होती है। रामाश्री शाखा के सबसे बड़े नाम तुलसीदास जी और कृष्णाश्रयी शाखा के सूरदास जी, जिन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। लेकिन इन सब में नोट्स ने सबसे ज्यादा डिटेल में जिसे कवर किया है वो है गोस्वामी तुलसीदास। वो इसलिए क्योंकि तुलसीदास जी का साहित्य यूपी की किसी भी परीक्षा का कोर होता है। उनके बारे में क्या विशेष तथ्य दिए हैं? रामचरितमानस को लेकर जो डेटा है वो एकदम क्रिस्प है। भाषा अवधि है,
लिखने में लगा समय 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। बहुत ही सटीक। हाँ, कुल 7 कांड है, सबसे बड़ा बाल कांड और सबसे छोटा किष्किंधा कांड। लेकिन यहाँ एक ट्रिक ऐसी है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अक्सर छात्र इस बात में उलझ जाते हैं कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना अवधी भाषा में है और कौन सी ब्रज भाषा में। इसका एक रामबाण हैक दिया है नोट्स में। और ये बहुत ही आम कंफ्यूजन है। अच्छी खासी तैयारी करने वाले बच्चे भी एग्जाम के प्रेशर में भूल जाते हैं कि विनय पत्रिका अवधी में थी या ब्रज में। वो हैक क्या है? हैक ये है कि तुलसीदास जी की जिस भी रचना के अंत में वली या पत्रिका शब्द आ जाए वह हमेशा ब्रज भाषा में होगी। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, बस अंत में वली या पत्रिका देखा और सीधे ब्रज भाषा चुन लिया। ये नियम सच में हर जगह काम करता है क्या? हाँ, अधिकांशतः ये नियम बिल्कुल सटीक बैठता है। और जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं और हर सेकंड कीमती होता है, वहाँ इस तरह के थंब रूल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। आपको हर किताब का नाम रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो पैटर्न पहचानना है। सही कहा। और ये पैटर्न पहचानने वाली बात आधुनिक काल के साहित्यों और पुरस्कारों में भी दिखती है। जैसे आधुनिक काल में हरिऔध जी का प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। फिर रामधारी सिंह दिनकर की बात होती है, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, नाटककारों में मोहन राकेश के आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन को काफी महत्व दिया गया है। और रचनाकारों के साथ साथ एक पूरा सेक्शन सिर्फ साहित्य पुरस्कारों को समर्पित है। ये बहुत स्मार्ट मूव है। बिल्कुल, परीक्षकों को पुरस्कारों से सवाल पूछना बहुत पसंद है। यहाँ 3 सबसे बड़े पुरस्कारों की लिस्ट है। पहला भारत भारती, जो यूपी हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है और महादेवी वर्मा जी इसकी प्रथम विजेता थीं। जी। दूसरा साहित्य अकादमी, जहां 1963 में अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए और 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए पुरस्कार मिला। और तीसरा है ज्ञानपीठ। यहाँ एक बहुत मजेदार चीज दिखी मुझे। 1981 में अमृता प्रीतम को उनकी पंजाबी रचना कागज़-ते कैनवस के लिए मिले ज्ञानपीठ का भी जिक्र है। मतलब नोट्स सिर्फ हिंदी तक बंधे नहीं हैं, वो ऐतिहासिक जीके को भी कवर कर रहे हैं। यही स्मार्ट फिल्टर है। हिंदी साहित्य का महासागर बहुत विशाल है, लेकिन आपको चुनना वही है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। अब अगर हम साहित्य से थोड़ा हटकर बात करें तो एक ऐसा सेक्शन है जो पूरी तरह से लॉजिक और गणित पर चलता है, जहां गलती की गुंजाइश ना के बराबर होनी चाहिए। आप व्याकरण की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ग्रामर बूस्टर। हाँ, ये सेक्शन बहुत गहरा है। वर्णमाला का पूरा गणित समझाया है इसमें। हम सब जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। नोट्स में इन्हें ऐसे बांटा गया है: 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त वर्ण और 2 उच्छिप्त वर्ण। अब स्वर और व्यंजन तो समझ आते हैं, लेकिन ये अयोगवाह और उच्छिप्त जैसे शब्द एक आम छात्र को डरा देते हैं। ये बहुत प्रासंगिक बात उठाई आपने। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो अक्सर शब्दों के अर्थ जाने बिना उन्हें रट लेते हैं। अयोगवाह का सीधा सा मतलब है वे ध्वनियां जो न तो पूरी तरह से स्वर की कैटेगरी में आती हैं और न ही व्यंजन की। इसमें अन यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग आते हैं। ये हमेशा किसी स्वर के सहारे ही चलते हैं। अच्छा, और उच्छिप्त? उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ ऊपर उठ के झटके से नीचे गिरती है, उन्हें उच्छिप्त कहते हैं। जैसे ड़, औढ़ा, सड़क, पढ़ाई। जब आप एक बार इनका अर्थ समझ लेते हैं ना, तो फिर इन्हें रटना नहीं पड़ता। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। लेकिन इसी व्याकरण सेक्शन में एक यूपी पुलिस बोर्ड अपडेट का बॉक्स बना हुआ था, जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो स्वरों की संख्या वाला अपडेट? हाँ, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, लेकिन नोट्स चेतावनी दे रहे हैं कि यूपीएसआई 2024 की आंसर की में यूपी पुलिस बोर्ड ने कुल स्वरों की संख्या 13 मानी है। मतलब अब एक बच्चा क्या करे? वो व्याकरण का सही नियम फॉलो करे या बोर्ड की गलती को सही मान ले? ये तो बड़ा धर्म संकट है। देखिए, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की सबसे कड़वी सच्चाई है। आपको वहां कोई भाषाविद या रिसर्चर नहीं बनना है, आपको वो एग्जाम क्लियर करना है। अयोगवाह को भी जोड़ लेते हैं तो आपको उसी रूल के हिसाब से खेलना होगा। इसीलिए नोट्स में साफ लिखा है कि अगर विकल्प में 13 है तो 13 ही चुने, अगर 13 नहीं है तब आप 11 के साथ जाएं। ये वो प्रैक्टिकल ज्ञान है जो किसी मानक किताब में नहीं मिलता, ये पुराने पेपर्स के अनुभव से आता है। और यही अनुभव बच्चों को नेगेटिव मार्किंग से बचाता है।
अच्छा, व्याकरण में वाक्य भेद पर भी छोटी सी चर्चा है। जैसे विधिवचक वाक्य, जहां किसी काम के होने की सूचना मिले, सुंदर मकान है, और निषेधवाचक, जहां काम का न होना पाया जाए, छूना मना है। लेकिन इन सब के बीच मुझे एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य मिला जिसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। ऐसा क्या था? जिस हिंदी भाषा का हम इतना व्याकरण पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, क्या आपको पता है कि वो हिंदी शब्द ही असल में पारसी भाषा का है, मतलब पर्शियन है? बिल्कुल। ये भाषाई विकास का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। सिंधु नदी के आसपास के इलाके को पारसी लोग हिंदू कहते थे क्योंकि वो स का उच्चारण ह करते थे और वहां बोली जाने वाली भाषा हिंदी कहलाई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भाषाएं कभी भी एक बंद डिब्बे में विकसित नहीं होती। कमाल की बात है ये। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम नोट्स के उस आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, एग्जाम हॉल के लिए गुरु मंत्र। जब आप हॉल में बैठे हैं, घड़ी चल रही है, तब माइंडसेट क्या होना चाहिए? इसके लिए 4 स्पष्ट रणनीतियां दी गई हैं। और ये रणनीतियां ही इस पूरे दस्तावेज का निचोड़ हैं। पहला है एलिमिनेशन मेथड। जैसा हमने अभी ट्रिक्स के दौरान बात की, कई बार आपको सही जवाब नहीं पता होता, लेकिन आपको ये पता होता है कि बाकी 3 गलत क्यों हैं। उन्हें हटा दीजिए, सही जवाब खुद सामने आ जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी रणनीति है घबराएं नहीं, कठिन प्रश्नों को छोड़ें और आगे बढ़ें। अक्सर बच्चे ईगो पर ले लेते हैं कि मैंने तो ये टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ा था, ये सवाल सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, और उसी में 5 मिनट खराब कर देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। हाँ। तीसरी रणनीति है आत्मविश्वास। जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखें। और आखिरी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ही असली गेम चेंजर है। हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जहां आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर जवाब पता है तो 5 सेकंड में टिक हो जाएगा। तो रणनीति ये होनी चाहिए कि हिंदी को जल्दी से निपटाएं ताकि बचा हुआ समय आप गणित या रीजनिंग जैसे मुश्किल सेक्शंस में लगा सकें। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ तथ्यों का पुलिंदा नहीं है, ये एक युद्ध जीतने की पूरी प्लानिंग है। और इसीलिए इन नोट्स का अंत कुछ बहुत ही प्रेरणादायक पंक्तियों से किया गया है। जब कोई बच्चा महीनों से कमरे में बंद होकर पढ़ रहा होता है तो निराशा आती है। ऐसे में ये पंक्तियां ऊर्जा भर देती हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सच में बहुत ही शक्तिशाली समापन है ये। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर शायद किसी को भी सोचना चाहिए। आज हमने शुद्ध हिंदी साहित्य के महान कवियों की बात की, व्याकरण के कठोर नियमों की बात की, लेकिन जब हमने ये जाना कि हमारी इस हिंदी का नामकरण वो शब्द ही ऐतिहासिक रूप से पारसी भाषा की देन है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन भाषाओं को हम पूरी तरह से शुद्ध और अलग मानते हैं, क्या वो कभी किसी एक दायरे में बंद कर रह सकती हैं, या उनका असली अस्तित्व ही इस बात में है कि वो एक बहती नदी की तरह सब कुछ खुद में समेट लें? इस बारे में जरूर सोचिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये, जो हमें अपने इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो इसी विचार के साथ मास्टर क्लास नोट्स की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए।